नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। आज की इस कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं लाभ हानि और प्रतिशत के कुछ प्रश्नों के बारे में। ठीक है, देखिए हमारे जो प्रश्न है, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे। यानी उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? 35% अंक प्राप्त करने थे। और प्रश्न ये कहता है कि उसने 650 अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के पूर्णांक कितने थे? देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया है कि भी एक समान स्तर पर आकर के जब राशियों की तुलना की जाएगी तब हम लोग जल्दी से अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न आपसे हो रहा है कि परीक्षा को पास करने के लिए कितने प्रतिशत नंबर चाहिए? तो आप कह रहे हो पास होने के लिए कितने प्रतिशत नंबर चाहिए? तो पता लगा कि 35% नंबर उस परीक्षा को पास करने के लिए चाहिए। अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि परीक्षा पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए, अगर प्रतिशत की बात नहीं करते हुए नंबर्स की बात करूं तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई बच्चा 650 नंबर लेकर के आया है और 50 अंकों से वह फेल हो गया, यानी 50 नंबर उसे और चाहिए पास होने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उसे कुल कितने नंबर चाहिए? 650 लेकर के आया, ध्यान दीजिए आप, और 50 नंबर से फेल हो गया, यानी पास होने के लिए उसे कुल मिलाकर के 700 नंबर चाहिए। तो 35% चूंकि 700 के बराबर है, तो इसलिए हमारे प्रश्न के आंसर की बात करता हूं। 700 में किसका भाग देना चाहिए मुझे? 35 का। और परीक्षा के पूर्णांक, और पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? 100% अंक। चलिए मैं इसको हल कर लेता हूं। तो 35 का पहाड़ा 35 दूना 70 0 और 20 का 100 से गुणा कितना हो गया सर? 2000। ये परीक्षा के पूर्णांक रहे। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। चलिए आगे उत्तर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 50,000 थी। देखिए 3 साल पहले की बात हमारा प्रश्न कर रहा है। 3 वर्ष पहले जनसंख्या 50,000। उसके पश्चात पहले वर्ष जनसंख्या में 5% की वृद्धि होने की बात प्रश्न करता है। दूसरे वर्ष महामारी कारण जनसंख्या 10% घटने की बात हो गई और तीसरे वर्ष वृद्धि की दर 4% पाई गई। ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या क्या है? और जब हम लोगों ने इस प्रकार के प्रश्न अपनी क्लास के अंदर डिस्कस किए थे तो मैंने आपको कहा था कि समय के क्रम का आपको ध्यान रखना है। जो समय के क्रम में पहले हो उसको पहले लिखना, जो समय के क्रम में बाद में हो उसको बाद में लिखना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके दिमाग में आएगा कि 3 वर्ष पूर्व ये पहले वाला फिगर है। 3 वर्ष पूर्व 50,000 की बात आपका प्रश्न कर रहा है। उसके बाद जनसंख्या में 5% वृद्धि, उसके बाद महामारी के कारण जनसंख्या में 10% की कमी, और उसके बाद फिर से जनसंख्या में 4% की वृद्धि। और प्रश्न हमारा कह रहा है वर्तमान जनसंख्या कितनी? ठीक है, और जब मैं इसकी बात करता हूं तो वर्तमान मुझे ज्ञात करना है, इसको मैं x मान लेता हूं। और जैसा कि आप कॉपी में लिख रहे हैं या मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हुए क्रम, उसी क्रम को आपको फॉलो करना है। लेफ्ट से राइट की ओर जाते हुआ हर क्रम आपका सही रहेगा। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे 50,000 के साथ में, ये रहा सर 50,000, गुणा 5% की ग्रोथ 105%, 105/100, फिर 10% की कमी यानी कि 90/100, और उसके बाद 4% की वृद्धि 104/100। और जब मैं इसको हल करता हूं तो देखिए 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 ये आपके कट गए। चूंकि जनसंख्या है, पॉइंटों में नहीं आएगी, कटेगा, पूरी की पूरी तरह से आप इसको काट सकते हैं। यहाँ पर 5 के पहाड़े से 21 बार, 5 के पहाड़े से 2 बार। जब मैं इसको 2 के पहाड़े से काटता हूँ तो देखिए हमारी पोजीशन क्या रहने वाली है? 2 का पहाड़ा 1 बार, 2 पंजा 10 और 2 दूना 4, ये 52 बार कटेगा। जब आप इसको और गुणा करेंगे तो देखिए हमारी पोजीशन क्या रहने वाली है सर? जब मैं इसको गुणा कर रहा हूँ तो चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले देखो आपके पास में है 5 है ना, 5 है, उसके बाद 21 है, उसके बाद 9 है और उसके बाद 52 है। तो चलिए सर जिस क्रम में है उसी क्रम में मैं गुणा करने की बात करता हूं ताकि हमें बहुत ज़्यादा रफ काम नहीं करना पड़े। 9 का 52 का गुणा कर रहा हूं तो 9 दूना 18 हाथ से लगा 1, 9 पंजा 45 और 1 46। अब मैं 21 का गुणा मैं इसके साथ में करना चाहता हूं तो 5 गुणा 21 का गुणा 21 का 8 से गुणा 21 8 168 हाथ से लगा 16, 21 6 126, 126 और 16 142 हासिल 14, 21 चौक 84, 84 और 14 98। और जब मैं 5 का गुणा करता हूं तो 5 8 40 हासिल लगा 4, 5 दूना 10 और 4 14 हासिल 1,
पाँचों आठा 40 और 1 41, हासिल 4 45 और 4 49, तो 49,140 ये आपके प्रश्न का आंसर रहेगा। और जब मैं देखता हूं तो ऑप्शन नंबर सी मुझे नजर आता है, ऑप्शन नंबर सी 49,140 ये आपका आंसर रहा। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट की ओर ही आपको जाना है। हर बार हर स्थिति के अंदर आपका प्रश्न का उत्तर लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर ही मिलने वाला है, राइट से लेफ्ट किसी भी स्थिति में आप नहीं आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है 1/2% का दशमलव में मान क्या है। अब ध्यान दीजिए, 1/2% का मतलब हुआ 1/2 और प्रतिशत का मतलब है 100 का भाग, तो 1/200 हो गया सर। और जब मैं 1 में 200 का भाग दूंगा, चलिए आप कैलकुलेशन कर सकते हैं 200 का भाग देने का, तो दिमाग में आएगा सबसे पहले पॉइंट लगा दें। पॉइंट लगाने पर एक जीरो आ गया। अब 10 में 200 का भाग नहीं जाता, भाग टूटने का जीरो लगाना, उसके बाद यहाँ जीरो आएगा, फिर से भाग नहीं गया तो भाग टूटने का जीरो लगाते हुए एक जीरो और आएगा और भाग जाएगा 5 बार, जो कि 1000 के बराबर होगा। यानी कुल मिलाकर के 1/2% का अभिप्राय 100 का भाग देने से है सर। और इसको हम लोग ये लिखने वाले हैं 0.005, ये आपके प्रश्न का आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी 0.005। चलिए वापस से दूसरे तरीके से बात करता हूं मैं। 1/2%, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, और प्रतिशत का मतलब 100 का भाग देना। और जब 100 का भाग है, 100 में 2 जीरो हैं, इसका मतलब दशमलव 2 अंकों को लेफ्ट के अंदर खिसकाना, उसको लेफ्ट के अंदर 2 अंक खिसक जाएगा, तो 5 तो था ही आपका, और लेफ्ट के अंदर 2 अंक 2 जीरो डालते हुए इस प्रकार से ये अपने प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी के रूप में आप अपना उत्तर दे रहे हैं। चलिए सर अगले प्रश्न के बारे में बात करूंगा मैं आपसे। हमारा प्रश्न है किसी संख्या के 65% और उसी संख्या के 35% का अंतर। देखिए एक तो बात हो रही है 65% और एक उसी संख्या का 35% का जो अंतर है वो 22.20 है। गौर कीजिए, 65% और 35% के अंतर की बात, 22.20 की बात। चलिए 65 में से 35 घटाने पर 30% आपका 22.20 के बराबर है, तो यहां से आप अपने प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। हम एक स्तर पर आ चुके हैं, प्रतिशत में 30%, नंबरिकल वैल्यू के अंदर 22.20, ये आपस में बराबर है। और चूंकि 22.20 30% के बराबर है, इसलिए 30 का भाग देना। और आपका प्रश्न कह रहा है संख्या का 50% जो पूछा है उससे आप गुणा करें। मुझे 50% पूछा है, इसलिए 50 का गुणा करें। चलिए कैलकुलेशन को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के स्थान पर 1 और पॉइंट के पीछे 2 अंकों के 2 जीरो लगाना है। ठीक है, तो अब आपकी कैलकुलेशन क्या बन रही है? हमारी कैलकुलेशन बन रही है 2220 अपॉन में 30 मल्टीप्लाई बाय 50/100। ठीक है, और जब 50 के पहाड़े से आप 100 काटेंगे 2 बार, 0 से ये कट गया 0, 3 का पहाड़ा लेते हैं, या पहले 2 के पहाड़े से बात कर लेता हूं, तो ये 1 1 1 2 के पहाड़े से काट लिया और 3 से भी मुझे काटना है, तो 3 के पहाड़े से 3 तिया 9, 2 बच गया, 3 7 21। हमारे प्रश्न का आंसर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी 37, ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया गया और उसकी चौड़ाई को 10% घटाया गया, नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए लंबाई को 10% बढ़ाना और चौड़ाई को 10% घटाने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन की बात हमारा प्रश्न कर रहा है, उसको आपको ध्यान देना है। और जब इस प्रकार के प्रश्न हम लोगों ने किए थे, आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई आयत की बात अगर मैं करता हूं और आयत का जो क्षेत्रफल है वह लंबाई और चौड़ाई का गुणा है, ठीक है ना। और प्रश्न कहता है लंबाई में 10% वृद्धि की बात है और चौड़ाई में 10% कमी की बात है। मैं इसको एरो डायग्राम के माध्यम से प्रश्न को हल करना चाहता हूं। कोई भी चाहे क्षेत्रमिति की बात हो, क्षेत्रफल की आयतन की बात हो, ऐसे प्रश्न भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किए थे। 100 से आप स्टार्ट करेंगे, पहले 10% बढ़ाने की बात करेंगे और जब 10% बढ़ाएंगे तो आप कहां पहुंचेंगे? आप पहुंचेंगे 110 पर। ठीक है, 10% बढ़ाने पर 110 पर पहुंचे और उसके बाद में अगला जो प्रतिशत है वह 10% कमी की बात होगी। तो 110 का 10% बोली कितना होगा? दोनों का गुणा होगा, 100 का भाग होगा। 100 का भाग यानी 100 के 2 जीरो, 110 के पीछे का और 10 के पीछे के 2 जीरो कट गए। 11 का 1 से गुणा आपका 11 और इसको मुझे घटाना है। और जब 110 में से 11 घटेगा तो कितना होगा? 99। शुरुआत थी 100 से, एंड हुआ 99 पर। हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो गया? 1% कमी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो चलिए सर, उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग के अंदर ये चीज आ गई होगी कि किस प्रकार से हम आयत के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। 1% घटाने की, 1% कमी की बात हो रही है। अगला जो प्रश्न है हमारा उसको देखें।
अनिल अपनी आय का 84% व्यय करने के बाद प्रति माह रुपए 24 बचाता है। ध्यान दीजिए, 84% उसने खर्च किया और 24 रुपए बचाए। और हम लोगों ने कहा एक स्तर पर आकर के आपको तुलना करनी, तो जो व्यय है और वो बचत है वो एक स्तर नहीं है सर, है ना। खर्चा, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि व्यय कितना है प्रतिशत में, आप कह रहे हैं व्यय 84% है। अगर 84% व्यय है तो बताइए बचत कितनी होगी, तो आपके दिमाग में आएगा बचत जो होगी वो 16% होगी। अगर कुल 100 जो बेस है आपका, यानी टोटल अगर कुल आय की बात करता हूं मैं, तो आय अगर आपके पास में 100 रुपए है यानी 100% है, तो 100 में से उसका खर्चा अगर 84 रुपए है तो पीछे बचा हुआ बचत कितना हो गया, 16 रुपए। और मुझे बताइए ये 24 रुपए बचाने की बात आपका प्रश्न करता है, तो एक स्तर पर आकर के तुलना कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये 24 किसके बराबर होगा, तुरंत दिमाग में आएगा ये बचत के बराबर करें, 16% के बराबर करें, तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हुआ, 24 चूंकि 16% के बराबर है, 16 का भाग देना। और प्रश्न ने पूछा उसकी आय कितनी है, और आय कितनी होगी 100, यानी मुझे क्या करना होगा, 100 से गुणा करना होगा। 8 का पहाड़ा लगाता हूं, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 2 के पहाड़े से ये कट जाएगा 50 बार, और 50 और 3 का गुणा कितना, 150 रुपए। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर रहेगा। चलते हैं सर आगे बढ़ते हुए, हमारा अगला प्रश्न है 4% चीनी वाले एक 6 लीटर घोल में 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो गया। ध्यान दीजिए, इनिशियल आपका जो वॉल्यूम है वो है 6 लीटर, है ना, 6 लीटर आपका शक्कर चाशनी का घोल है, और उसमें चीनी यानी शक्कर की जो सांद्रता है वो प्रश्न कहता है 4% है। हमारा प्रश्न कह रहा है 1 लीटर पानी वाष्पित हो गया, यानी वाष्पीकरण हो गया, वेपोरेट करने की हम लोग बात करते हैं। बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना है। अब देखिए सर, हो सकता है कि जब आप इस प्रश्न को कर रहे थे तो उसमें में भी, है ना, दिक्कत आपको आई होगी। देखो क्या करना चाहिए हमें, 6 लीटर के हमें हिस्से करने हैं सर, 4% शक्कर है उसको मुझे देखना है, तो टोटल वॉल्यूम हमारा 6 लीटर है, ये टोटल है, और उसके 2 हिस्से हमें करने होंगे, एक चीनी यानी शक्कर और दूसरा हिस्सा हमारा पानी। प्रश्न ने कहा शक्कर कितनी है, शक्कर 4% है, मुझे इसको लेना पड़ेगा, तो 6 का 4% दोनों का गुणा और 100 के भाग की बात करूंगा तो 6 चौका 24 और 100 का भाग देना है, पीछे से 2 अंक गिन करके दशमलव लगाना, तो शक्कर जो है 0.24। वापस ध्यान देना, 6 और 4 का गुणा कितना हो गया, 24 हो गया, है ना, दोनों का गुणा 100 का भाग, 100 के आधार पर 2 अंक गिन करके दशमलव लगाना, तो 24.24 हो गया। पानी कितना रहा, तब आपके दिमाग में आएगा भाई 6 का मतलब 6.00 है, और उसमें से शक्कर है 0.24, शक्कर 0.24, इस प्रकार की हमारी बात हो रही है। तो जब इसको घटाऊंगा तो 7/6 और 5.76, ये आपका पानी रहा, इतना लीटर, है ना, 5.76। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में आई होगी। वापस से ध्यान देना, 6 का मुझे 4%, 6 और 4 का गुणा 24 में 100 का भाग देना, तो 0.24 हो गया, और 6 में से जब 0.24 घटाएंगे तो पीछे रहा 5.76। हमारा प्रश्न कह रहा है 1 लीटर पानी क्या हो गया सर, वाष्पीकृत हो गया, तो इसका मतलब पानी की जो मात्रा है उसमें से 1 लीटर पानी ये वाष्पीकृत की बात हो रही है ना, यानी भाग बन करके उड़ गया। तो अब मुझे बताइए पानी कितना है, अब पानी आपका है 4.76, ठीक है, और उसमें शक्कर कितनी है, भी शक्कर की मात्रा तो फिक्स है, और टोटल वॉल्यूम कितना बन गया, टोटल वॉल्यूम आपका 5 बन गया। वापस से ध्यान देना, पानी की जो प्रारंभिक मात्रा थी 5.76, उसमें से 1 लीटर पानी जब वाष्पीकृत हो गया तो इसका मतलब पानी बचा आपका 4.76, ठीक है, और उसमें शक्कर की मात्रा वही है, फिक्स है, ठीक है, और उसको आप किससे, है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल जो वॉल्यूम आपका हुआ, जो शुरुआत में 6 लीटर था, चूंकि 1 लीटर पानी भाप बन गया, उड़ गया, तो अब आपके पास में 5 लीटर आपका वॉल्यूम है। प्रश्न कह रहा है शक्कर का प्रतिशत कितना है, तो बताइए शक्कर कितनी है, शक्कर तो वही है सर 0.24, लेकिन अब कितने में से है, अब ये शक्कर आपकी टोटल 5 लीटर में से है, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100। जब मैं इसको हल करता हूं तो पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के स्थान पर 1, पीछे 2 जीरो, 100 से 100 कट गया, 24 में 5 का भाग देने पर 5 चौक 20, 4 बच गया, 5 8 40, यानी 4.8%। ये आपके प्रश्न का आंसर हुआ कि जो शक्कर पहले थी आपकी केवल 4%, अब वो शक्कर बढ़ करके हो गई 4.8%, क्योंकि वॉल्यूम जो है 6 लीटर का घट करके हो गया 5 लीटर।
उम्मीद करता हूँ कि चीज़ आपको समझ में आ गई होगी ना। जल्दी से वापस इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए टोटल 6 में से 4% निकालते हुए 0.24 आपकी शक्कर, पानी की मात्रा 5.76, उसमें से 1 लीटर पानी हट गया तो पानी अब रह गया आपका 4.76। शक्कर उसमें है 0.24, यानी टोटल मिलाने पर हो गया 5। तो अब शक्कर का प्रतिशत यानी 0.24 बटा 5 गुणा 100 करते हुए 4.8%। चले आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है। देखिए प्रश्न हमारा कह रहा है ए की आय की बात कर रहा है, बी की आय से ए 25% ज्यादा है। बताओ बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो सबसे पहली जो पंक्ति है वो ए और बी की आय के संबंध की बात करती है, ए और बी। ध्यान दीजिए, ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है। कौन ज्यादा है? ए ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 25% ज्यादा है। किसके रेस्पेक्ट में ज्यादा है? बी के रेस्पेक्ट में ज्यादा है। तो बेस कौन हुआ? बी बेस हुआ। तो बी अगर 100 है तो 25 ज्यादा करते हुए ए की आय 125 हो गई। पहला काम तो ये हो गया। अब देखिए, अब हमारा प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि बताओ, ये ए और बी के संबंध की बात हो गई। बी की आय यानी कि ये 100 रुपया, ए की आय यानी 125 से कितना प्रतिशत कम है। और हमने क्लास में डिस्कस किया, कम और अधिक हमेशा अंतर की बात करता है। ठीक है, तो जब कम की बात है वो भी अंतर है, ज्यादा है तब भी अंतर है। अंतर को प्रतिशत पे व्यक्त करना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि कमी हमेशा बड़े मान पर, वृद्धि हमेशा छोटे मान पर होती है। तो 125 और 100 के अंदर पता ही अंतर कितना है? 25 की कमी है, 25 का अंतर है। और ये कम किसके ऊपर है? बड़े वाले मान पर है। तो 125 पर ये कम है, गुणा कितना कर दें? 100। सॉल्व करने पर 25 से कम 25, 25 पंजे 125, भाग लगाने पर हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? 20%। ये आपका आंसर हो गया। तो फिर से ध्यान देना, पहली पंक्ति दोनों के रिलेशन की बात है। 20 100 होने पर 25% ज्यादा, 25 जोड़ते हुए ए 125 हो गया। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज भाई, बी यानी 100 का जो आंकड़ा है वो ए यानी 125 से कितना परसेंट कम है। कम और अधिक अंतर को परसेंट में लिखा है, और कमी हो रही है 25 की। कमी हमेशा बड़े मान 125 पर, 25 बटा 125 गुणा 100, 20% आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 40% का 16% 8 है। ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं संख्या, यानी इस संख्या को अगर मैं x लिखता हूं, है ना, का 40% का 16% किसके बराबर है? 8 के बराबर है। संख्या को ज्ञात करना है। तो चलिए मैंने यहां पर संख्या को x लिख दिया। का 40% का मतलब है 40 बटा 100 से हो गया। का 16% का मतलब 16 बटा 100 से हो गया। बराबर में कितना? 8। तो संख्या हो गई सर x, 40% 40 बटा 100 से गुणा और 16% 16 बटा 100 से गुणा, 8 के बराबर। मुझे चाहिए सर x का मान। तो x के जो पड़ोसी है ना, इनका मुझे पक्षांतरण करना चाहिए। 8 गुणा ये 40 बटा 100 पक्षांतरण के बाद में 100 बटा 40, 16 बटा 100 पक्षांतरण के बाद में 100 बटा 16। ठीक है, जब मैं इसको हल करता हूं तो जीरो के से जीरो कट गया, 4 का पहाड़ा लगा 2 बार, 2 के पहाड़े से 16 कटा 8 बार, फिर वापस से 4 का पहाड़ा 2 बार लगाते हुए 4 का पहाड़ा यहाँ पर 25 बार, और 2 के पहाड़े से हम 10 को काट लेते हैं 5 बार, और 25 और 5 का गुणा कितना हो गया सर? हमारा आंसर हो गया 125। अपने प्रश्न का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर रहा। चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में ध्यान दें। प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है। देखिए प्रश्न आय को बेस बनाता है। आय को 100 मानने पर 80% व्यय करना, खर्चा 80 रुपए की बात कर रहा है। प्रश्न कह रहा है आय जो है वो 20% बढ़ती है, उसके साथ में उसका व्यय 10% बढ़ता है। बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? पहले हमारे पास में 3 शब्द है, आय, व्यय और बचत, उसके बीच के संबंध की बात मैं आपसे करना चाहूंगा। देखिए मैं उन 3 शब्दों को यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक शब्द है हमारा आय, दूसरा शब्द है व्यय, और तीसरा शब्द है हमारा बचत। तो आय, व्यय और बचत के संबंध की बात कर रहा हूँ। प्रश्न कह रहा है 80% खर्चा करता है आय का। ध्यान दीजिए, तो खर्चा है 80%, खर्च है, व्यय है 80। कब? जब आय का यानी आय 100 रुपए है। अब मुझे बताइए 100 रुपए कमाने वाला ये कहता है कि मैं 80 रुपए खर्च करता हूं। तो अगर 100 रुपए कमाने वाला 80 रुपए खर्च करता है तो उसकी बचत कितनी होती है? उसकी बचत 20 रुपए की होती है। मैं उम्मीद करता हूं दिमाग में आया होगा। अब प्रश्न के अनुसार दोनों चीजें बदलने वाली है। हमारा प्रश्न कह रहा है आय 20% बढ़ती है। ध्यान दीजिए,
आय को 20% बढ़ाता हूं और यहां पर कर देता हूं 120। आय 20 बढ़ते हुए 120 हो गई। आगे बढ़ते हैं, व्यय 10% बढ़ता है, ये व्यय है और इस व्यय में मैं 10% बढ़ाने की बात कर रहा हूं। देखिए 100 पर तो गणना नहीं की, सीधा 20 जोड़ दिया, लेकिन व्यय पर मुझे गणना करनी है। 80 का 10% कितना होगा सर? ये 8 होगा, और जब मैं 8 जोड़ूंगा तो यहां पर कितना हो गया? 88 हो गया। अब देखिए दूसरी प्रकार की सिचुएशन, हम बात कर रहे हैं 120 रुपए कमाने वाला ये कहता है हमें कि मैं 88 रुपए खर्च करता हूं, तो बताइए उसकी बचत कितनी होगी? उसकी बचत 32 रुपए की हुई। सही है भाई, 88 से 12 जोड़ने पर 100 और उस 12 के अंदर 20 जोड़ने पर, यानी 12 और 20 32 रुपए की बचत हुई। हमारा प्रश्न कह रहा है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, और फिर से मैं बात कर रहा हूं वृद्धि होना, इसका मतलब अंतर को प्रतिशत में लेने की बात करता हूं। पहले बचत 20 रुपए थी, अब बचत 32 रुपए, अंतर कितना बना? 12 रुपए बचत बढ़ी। किस पर बढ़ी? वृद्धि हमेशा छोटे मान पर, गुणा 100। ठीक है, और जब मैं इसको हल करता हूं तो 20 के पहाड़े से काट लेते हैं 5 बार, 12 और 5 का गुणा कितना हो गया? 60%। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी जो है आसानी से आप लोगों ने, है ना, इसको भी हल कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ और हानि का प्रतिशत कितना है? देखिए आपका प्रश्न क्या कह रहा है, 12 पेन है और 12 पेनों का क्रय मूल्य, ठीक है, किसके बराबर है? 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। जो प्रश्न ने कहा उसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया। देखिए संख्या 12 और 12 के साथ में लिखा क्रय मूल्य, संख्या लिखी 16 और उसके साथ में लिखा हमने विक्रय मूल्य। चलिए यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात की बात करता हूं, और ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहां पर हमारा क्रम कैसा रहता है सर? उल्टा क्रम रहता है, विपरीत दिशा के अंदर उल्टी दिशा में, यानी 16 पहले और उसके बाद में अनुपात 12। 4 के पहाड़े से काटते हुए 4 चौक 16 और 4 तिया 12, यानी कुल मिलाकर के आपके दिमाग में आया क्रय मूल्य, खरीदने का भाव कितना है सर? खरीदने का भाव है 4 और विक्रय मूल्य, बेचने का भाव कितना है? 3। इसका मतलब आपके दिमाग में आ रहा है 4 रुपए में अगर मैं पेन खरीदता हूं और उसके बाद उसको 3 रुपए में बेचता हूं तो क्या होगा सर? हानि होगी, नुकसान होगा। अब देखिए हानि की बात मुझे करनी है, लॉस हो रहा है। ठीक है, अब लॉस कितना हुआ? 4 रुपए और 3 रुपए में 1 रुपए का नुकसान हो गया। किस पर हो रहा है? लाभ और हानि की गणना, लाभ और हानि के प्रतिशत की भी गणना वस्तु की हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमारा 4 है, गुणा 100। जब इसको हल करते हैं 4 के पहाड़े से 100 कट गया 25 बार, तो हानि कितनी बनी? हानि हो गई हमारी 25%। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर रहा। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ, अगले प्रश्न के ऊपर बढ़े। हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, एक व्यापारी ने 41,650 रुपए की दर से 2 स्कूटर बेचे। ध्यान दीजिए, 41,650 पर 2 स्कूटर बेचे, यानी दोनों बेचने वाले स्कूटर का जो विक्रय मूल्य है वो आपका समान है। एक ही मूल्य पर दोनों स्कूटर बेचने की बात आपका प्रश्न कर रहा है। एक पर 25% का क्या होता है? लाभ होता है, और दूसरे पर 25% की हानि होती है। सौदे में लाभ और हानि का प्रतिशत कितना है? ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण स्थिति की बात कर रहा हूं मैं। हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था कि जब वस्तु का विक्रय मूल्य समान होता है, यानी बेचने का भाव अगर समान है, और एक पर होने वाले लाभ का परसेंट और दूसरे पर होने वाले हानि का प्रतिशत अगर समान है, तो ऐसी स्थिति में पूरे सौदे में हमेशा हर स्थिति में, ठीक है, सौदे में x² बटा 100% हानि होगी। वापस से ध्यान देना, शर्त क्या है? शर्त है दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का समान होना। दूसरी शर्त है लाभ का प्रतिशत और हानि का प्रतिशत भी समान होना। तो हमेशा x² बटा 100% की हानि होती है। और अगर लाभ और हानि का प्रतिशत अलग अलग है तो जैसा हम लोग जानते हैं टेबल के माध्यम से हम अपने प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल अपने प्रश्न के आंसर की बात करते हैं। x² बटा 100 का मतलब यहाँ पर 25 गुणा 25 बटा 100 से, क्योंकि एक में 25 का लाभ हो रहा है, दूसरे में 25% की हानि हो रही है, तो x का मान 25 हुआ। x² 25 गुणा 25 हो गया। 25 और 25 का गुणा कितना हुआ? 625। 100 का भाग पीछे से राइट हैंड साइड से 2 अंक गिन करके दशमलव लगाना, 6.25% क्या होगी? हानि होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा। चलते हैं सर आगे की तरफ बढ़ते हुए। हमारा प्रश्न इस प्रकार से, मोहन ने एक कार 2,50,000 रुपए में खरीदी।
2,50,000 में खरीद दी और 3,48,000 रुपए में कार बेच दी। बताओ कितना परसेंट का लाभ हुआ? लाभ का परसेंट। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है और ये प्रश्न भी जो है आपकी परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि प्रश्न जो है हमारा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है? 2,50,000 रुपए। ठीक है ना। और यहाँ पर इस प्रश्न में विक्रय मूल्य की बात करता हूँ। विक्रय मूल्य हमारा 3,48,000 रुपए, यानी 2,50,000 रुपए में खरीदना और 3,48,000 रुपए में उस कार को बेच देना। तो सबसे पहले देखें लाभ कितना हुआ, तो लाभ इन दोनों घटाने पर 98,000 रुपए का लाभ मुझे नजर आ रहा है। क्या किया हम लोगों ने? घटाया, है ना। 3,48,000 में से 2,50,000 कम कर दिया, घटा दिया। तो ये 98,000 देखो कैसे, 2,50,000 में 50,000 जोड़ा तो 3 लाख पर पहुंचे, तो 50,000 एक हुआ और 3 लाख के बाद 48,000 एक हो गया। तो 50 और 48 98,000 दोनों को घटाते हुए, और लाभ के जब प्रतिशत की गणना की जाती है, लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 2,50,000 का भाग देते हुए प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। चलिए 25 का मैं भाग देता हूं। ठीक है, 25 दिया 75, 98 में से 75 कम कर देंगे 23, 23 के पीछे लग गया जीरो, 230 हो गया। तो 25 नम 225, पीछे रह गया 5, 5 के पीछे जीरो लगाना, क्यों पॉइंट लगा चुका हूं 50, 25 दूना 50, तो 39.2% क्या हो गया सर? लाभ। तो ये जो है आपका रीट लेवल 1 की परीक्षा का प्रश्न है, इसलिए जो है यहां पर मैंने भी आपको दे दिया कि भाई चलो हमारे पास में बहुत आसान स्तर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति 90 रुपए की वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? देखिए 90 रुपए की वस्तु है और उस वस्तु को हम 10% के लाभ पर बेच रहे हैं, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? ध्यान दीजिए, आपका जो प्रश्न है वह 90 रुपए है और 90 रुपए क्या है सर? 90 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य होने का मतलब क्रय मूल्य हमेशा 100% के बराबर होता है। और प्रश्न हमारा कह रहा है मुझे विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, और विक्रय मूल्य, और यह विक्रय मूल्य 10% लाभ के साथ में ज्ञात करना है, और विक्रय मूल्य 10% लाभ पर 110% होगा। वापस से ध्यान देना, 90 रुपए वस्तु का क्या रहा? क्रय मूल्य रहा। क्रय मूल्य हमेशा कितना है? 100% है। इसका मतलब 90 चूंकि 100 के बराबर है, 90 में 100 का भाग देना, और क्या पूछा गया? विक्रय मूल्य पूछा गया। 10% लाभ के साथ 10 जोड़ते हुए हमारा विक्रय मूल्य कितना होगा? 110 होगा। चलिए सर, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 11 और 9 का गुणा कितना हो गया? 99 रुपए। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। वस्तु का विक्रय मूल्य 99 रुपीस। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक बेईमान दुकानदार आलू को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, यानी कि लागत मूल्य पर बेचना, इसका अभिप्राय है कि वह वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, दावा करता है, उसका क्लेम है ना, कि भाई मैं वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचूंगा। लेकिन करता क्या है? वो बेईमानी कर रहा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तोलता है। लाभ का प्रतिशत कितना है? देखिए सर, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई 950 ग्राम तोल करके देता है, और आप कहते हो कि 1 किलो तोलना है। इसका मतलब यह हुआ कि वह 950 ग्राम तोलता है, जबकि उसको तोलना चाहिए 1 किलो, यानी 1000 ग्राम तोलना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि 950 ग्राम माल बेच करके वह 50 ग्राम बचा लेता है, यानी 50 ग्राम कमाता है। इसका मतलब यही हुआ ना सर? भाई आप तो किस भरोसे में कि वो 1 किलो दे रहा है आपको, लेकिन दुकानदार क्या करता है? 950 ग्राम तोल करके आपको दे दिया, यानी 950 ग्राम तोलते ही वो 50 ग्राम अपने फायदे के लिए अपने बचा लेता है, वो उसका लाभ हो गया। ठीक है, तो यहां भी अंतर को प्रतिशत में आप व्यक्त कर सकते हैं सर, क्योंकि वस्तु व्यापारी का दावा क्रय मूल्य पर बेचने का है। तो 50 ग्राम उसने कमाया, किस पर कमाया? 950 ग्राम आलू बेचने के साथ में, और गुणा कर देते हैं 100 से। चलिए जी, 0 से 0 काट लेते हैं, 5 का पहाड़ा लगाता हूं 19 बार, तो 100/19, और जब 100 में 19 का भाग देंगे, देखिए 19 पंजा 95, 5 बच गया, पॉइंट लगाने पर 5 के पीछे 0, 50 हो गया। 19 दूना 38, 50 में से 38 घटाने पर 12 हो गया, 12 के पीछे 0 क्योंकि पॉइंट लग चुका है 120,
और 19 का पहाड़ा 19 छंग 114, तो 5.26% लाभ, ये अपने प्रश्न का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर रहा, 5.26%। ठीक है जी, इसको जरूर ध्यान देना। अगर वो लाभ पर बेचने का दावा करता है तभी हम लोग अंतर की बात कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जो दूसरा वाला तरीका है उसके माध्यम से, और या फिर जो आंकड़े हैं उनको मैनिपुलेट करते हुए, इसके अंदर बदलाव करते हुए आपको प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। प्रश्न है, एक दुकानदार 44 कैलकुलेटर बेचकर 11 कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? बहुत प्यारा सा प्रश्न है। 44 कैलकुलेटर बेचने के बाद 11 कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो देखिए ये दो आंकड़े मेरे पास में बहुत स्पष्ट है, तो मुझे इन्हीं आंकड़ों को यहां पर लिखना पड़ेगा, 44 और 11। भाई 11 क्या है? 11 लाभ है, और मैंने आपको क्लास में बात की थी कि लाभ होते समय या हानि होते समय इस 11 में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ शब्द बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, लाभ तो लाभ लिख देते हैं, हानि है तो हानि लिख देते हैं। अब दिक्कत कहाँ आती है? 44 के सामने क्या लिखना है? क्रय मूल्य लिखना या विक्रय मूल्य लिखना? और आपसे बहुत नम्र निवेदन के साथ में बात कर रहा हूं कि पहली वाली पंक्ति के साथ में आपको प्रभावित नहीं होना है। 44 कैलकुलेटर खरीदता है, 44 कैलकुलेटर बेचता है, कोई मतलब नहीं है सर, क्योंकि ये दोनों सौदे आपस में पैरेलल होने वाले हैं। अगर मैं कहता हूं 44 कैलकुलेटर मैंने बेचे, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि पहले मैंने वो 44 कैलकुलेटर खरीदे होंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 44 कैलकुलेटर खरीदे गए, इसका मतलब क्यों खरीदे गए? बेचने के लिए खरीदे गए। तो सौदे में खरीदा भी जाएगा और बेचा भी जाएगा, तो उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है पहली पंक्ति से। फर्क पड़ेगा 44 किसको माना जाएगा? दूसरी पंक्ति में आप देखेंगे लाभ कौन से मूल्य के बराबर है, तो पता लगा हमारा लाभ जो है वो विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब मेरा प्रश्न जो है विक्रय मूल्य पर आधारित है, और मैं यहां पर विक्रय मूल्य की बात आपसे करता हूं। बात समझ में आ गई है ना? पहली पंक्ति में खरीदना बेचना लगा रहेगा, दूसरी पंक्ति में होने वाला लाभ वस्तु के कौन से मूल्य पर है उसको आपको लिखना है। ठीक है ना? अगर मान लिया प्रश्न में हानि होती तो हानि कौन से मूल्य पर है उसको, वापस से अब लैंग्वेज को देखना। अगर मैं कह रहा हूं 11 कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इसका मतलब 44 रुपया आपका विक्रय मूल्य है, और इस स्थान पर शब्द लिखा होता क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 44 क्रय मूल्य होता, ये आपके दिमाग में आए। अच्छा, लाभ और हानि की गणना चूंकि वस्तु के क्रय मूल्य पर होती है और हमारे पास में इस प्रश्न में विक्रय मूल्य है, तो इसका मतलब मुझे क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। कैसे ज्ञात करूंगा? भाई मुझे लाभ हो रहा है। अब आप सोचे सिंपल सा वे कि लाभ कब होगा? क्रय मूल्य खरीदने का भाव जब कम होगा, और कम करने के लिए मुझे क्या करना होगा? इसको घटाना होगा। तो 44 में से 11 कम करने पर क्रय मूल्य 33 हो गया। अब चलिए अपने प्रश्न का आंसर, लाभ के प्रतिशत की बात कर रहे हैं, तो 11 रुपए का लाभ वस्तु के क्रय मूल्य 33 पर गुणा 100, और जब मैं इसको हल करता हूं सर 11 के पहाड़ा से 3 बार, और जब भाग दूंगा तो आपके दिमाग में आएगा कि 3 तिया 9, 1 3 तिया 9 पॉइंट के बाद 3 3, यानी 100/3 यानी 33 से ही 1/3 या 33.33%। आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो यहां देखने की वाली बात यह है कि लाभ और हानि का प्रतिशत वस्तु के कौन से मूल्य पर है। चलते हैं सर अगला प्रश्न हमारा। एक व्यक्ति 10 रुपए की 11 मोमबत्तियों की दर से मोमबत्तियां खरीदता है और उन्हें 11 रुपए की 10 मोमबत्तियों की दर से बेच देता है। सौदे में लाभ का प्रतिशत कितना है? ध्यान दीजिए, जब इस प्रकार की लैंग्वेज होती है, कुछ रुपए में कुछ संख्या है ना, 10 रुपए में 11 मोमबत्ती, और यहां से प्रश्न कह रहा है खरीदने की बात कर रहा है, तो देखो मैं इसको ऐसा लिखूंगा क्रय मूल्य, और हम लोगों ने डिस्कस क्या किया है, रुपया ऊपर रहेगा संख्या नीचे रहेगी। 10 रुपए में 11 मोमबत्ती का मतलब रुपया ऊपर 10 बटे में संख्या 11, ये एक मोमबत्ती का क्रय मूल्य हो गया। और इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं विक्रय मूल्य बेचते समय, और बेचते समय क्या हो रहा है, 11 रुपए में 10 मोमबत्ती बेची, ठीक है ना, तो रुपया ऊपर रहेगा संख्या नीचे रहेगी, रुपया ऊपर यानी 11 ऊपर और संख्या 10 मोमबत्ती नीचे। सबसे पहले एक मोमबत्ती की कीमत निकले। अब यहां से क्रय मूल्य सबसे पहले निकालना चाहता हूं, देखो कैसे निकालेंगे। क्रय मूल्य के लिए क्रय मूल्य के पड़ोसी जो संख्या है उसको सामने नीचे वाली संख्या के साथ में गुणा करेंगे, तो 10 और 10 का गुणा, क्रय मूल्य आपका क्या हो गया सर 100 रुपया। इसी क्रम में मैं विक्रय मूल्य निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? विक्रय मूल्य के पास की संख्या 11 का नीचे 11 से गुणा, 11 का गुणा कितना हो गया 121 रुपए। कोई कंफ्यूजन है सर? वापस ध्यान देना, क्रय मूल्य 10 का 10 से गुणा 100, विक्रय मूल्य 11 का 11 से गुणा 121। क्लियर है? 100 रुपए
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 21 रुपए है, तो लाभ कितना हो गया सर? लाभ 21 रुपए हो गया। किसके ऊपर हो गया? 100 पर। और जब प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का गुणा करेंगे। ध्यान दीजिए, इन दोनों को देखते हुए 100 को आप 100 रुपए में खरीदना, 121 रुपए में बेचना, तो 21 रुपया कमाना किस पर? वस्तु के क्रय मूल्य पर गुणा 100। और इसको जब हल कर देंगे तो लाभ का प्रतिशत कितना हो गया? 21%। ये अपने प्रश्न का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर रहा। आगे बढ़ते हुए हमारा अगला जो प्रश्न है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है, एक कोट 1353 रुपए के बजाय 1425 रुपए में बेचने पर 6% ज्यादा प्राप्ति होती है। देखिए, ये भी विक्रय मूल्य है। 1353 में आप बेचते हो और उसकी जगह आप 1425 में बेचते हैं, तो 6% आप ज्यादा कमाते हैं। तो कोट की लागत मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है? तो मुझे बताइए, यहां पर अंतर कितना है सर? भाई 6% अधिक कमाई होती है और किसके बराबर है? 1425 माइनस 1353 के। देखिए, जब आप बेचते हो 1353 में, उसके स्थान पर जब आप 1425 में बेच रहे हैं तो कुछ पैसा ज्यादा आपको मिल रहा है, और वो ज्यादा पैसा प्रतिशत में 6% ज्यादा प्राप्ति है। ठीक है, तो 1425 में से 1353 कम कर देंगे, वह अंतर 6% के बराबर हो गया। तो यहां से देखिए 8 और सॉरी सर, है ना, इस गणना को करेंगे। 5 में से 3 गया 2, उधार लेकर के 12 में से 5 गया 7, तो 72 रुपए की बात हो गई सर। ठीक है ना, 47 और 25 बिल्कुल ठीक है। अब आपके प्रश्न के आंसर की बात करते हैं। चूंकि 72 हमारा 6% के बराबर था, 6 का भाग देना, और लागत का मतलब है क्रय मूल्य हमेशा 100, 6 के पहाड़े से कट जाएगा सर 12 बार, 12 का 100 से गुणा। हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया सर? 1200 रुपए। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। ठीक है, यानी 6% ज्यादा कमाना, 6% दो प्रकार के विक्रय मूल्य, दो स्थितियों के अंतर की बात कर रहा है। 1425 में से 1353 को घटाने पर 72 रुपया, ये 6% के बराबर रहा। 72 में 6 का भाग देते हुए 100 का गुणा कर दिया, 1200 आपका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखें। 40 रुपए में 45 सेव बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। ध्यान दीजिए सर, 40 रुपए में 45 सेव, जैसे अभी बात की, रुपया ऊपर रहेगा और संख्या नीचे रहेगी, और यहां पर बेचने की बात हो रही है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य में यह 20% की हानि शामिल हो रही है। देखिए सर, मैं फिर से बात करूंगा। 40 रुपए में रुपया 40 है, 45 सेव, 45 संख्या नीचे है, 40/45 ये क्या है? ये आपका विक्रय मूल्य है, क्योंकि बेचने की बात हो रही है। और जब बेचेगा तो या तो लाभ होगा या हानि होगी। प्रश्न कह रहा है हमारे पास में 20% हानि है, और अगर 20% हानि है, 20 घटाने पर यह किसके बराबर है? यह 80% के बराबर है। ठीक है सर, चलिए तो अब अपने प्रश्न की बात करूं तो 40/45 चूंकि 80% के बराबर है, इस कारण से मुझे इसमें क्या करना होगा? 80 का भाग देना होगा। अब प्रश्न कह रहा है मुझे 20% लाभ कमाना है, तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा? 20 जोड़ते हुए लाभ है इसलिए जुड़ा, 120% के बराबर हुआ। चलिए इसको हल करते हैं। 40 का पहाड़ा 80 दो बार, 2 के पहाड़े से 120 60 बार, 15 के पहाड़े से 15 तिया 45, 15 चौक 60 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया सर? 4/3 ये आपका अंत। तो 4 हुआ रुपए, और 4 रुपए में 3 हो गई सेब। भाई उम्मीद करता हूं कि दिमाग में आपके आया होगा। तो आपका जो आंसर क्या हुआ सर? 20% लाभ कमाने के लिए हमारा आंसर हुआ 4 रुपए में 3 सेब बेचनी है। लेकिन हमारा प्रश्न 4 रुपए की बात नहीं कर रहा है, प्रश्न कह रहा है 24 रुपए में कितनी बेचनी होगी। और मैं तो कह रहा हूं 4 रुपए में 3 सेव। अगर 4 रुपए में 3 सेव बेचूंगा तो 24 रुपए में कितने सेव बेचूंगा, यही तो मुझे करना है। तो 4 को 24 में कन्वर्ट करना है। भाई मेरे पास में 4 रुपया है और प्रश्न 24 रुपए की बात करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे 6 से गुणा करना है। तो 6 से गुणा यहां पर करें, 6 से गुणा यहां भी करें। 6 से गुणा क्यों किया? कि 4 को 24 में बदलने के लिए, यानी 24 में जब 4 का भाग जाएगा तो 6 आता है, यानी 6 का गुणा करना। तो आपका रिजल्ट क्या रहा सर? 6 और 4 का गुणा 24 हो गया। 24 रुपए में 3 और 6 का गुणा 18 हो गया। तो 24 रुपए में 18 सेव, ये अपने प्रश्न का आंसर रहा। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर रहेगा। ठीक है सर, उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में ये प्रश्न भी आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है आखिरी प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। एक कुर्सी 3000 रुपए में खरीदी गई।
ठीक है, 3,000 रुपये में कुर्सी को खरीदना, 6% की हानि से बेच दी गई। बताओ कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है। देखिए क्रय मूल्य आपका 3,000 और 6% की हानि से बेचना, विक्रय मूल्य कितना है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न में 3,000 रुपया किसके बराबर है, 3,000 रुपया क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य होने का मतलब यह 100 के बराबर है। क्या ज्ञात करना है मुझे, ज्ञात करना है विक्रय मूल्य, और ये विक्रय मूल्य 6% की हानि के साथ में ज्ञात करना है। और 6% की हानि का मतलब 100 में से 6 घटाते हुए 94 या 94% आपका विक्रय मूल्य हो गया। चलिए, जब आपके दिमाग में चीज आ गई तो हमारा उत्तर क्या हुआ, 3,000 किसके बराबर हुआ, पता लगा 3,000 100 के बराबर है, 3,000 में 100 का भाग देना, और विक्रय मूल्य 94 है, इसलिए 94 से गुणा करना। कैलकुलेशन, 2 जीरो से 2 जीरो काटते हुए, 0 3 चौक 12, हाथ से लगा 1, 3 9 27 और 1 28, 2,880 रुपये ये हमारा 2,820 रुपये, 80 नहीं है ना, 3 चौक 12, हासिल 1 27 और 28, 2,820 रुपया ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का आंसर हुआ। तो उम्मीद करता हूं सर कि ये जो प्रश्न है वो निश्चित रूप से आप लोगों ने कर लिए होंगे, और अगर कहीं किसी प्रश्न में दिक्कत है तो वो इसको देख करके आप अच्छे से समझ जाएं और उसको जो है करेक्शन आप कर लें अपने स्तर पर। चलिए सर, आज के लिए इतनी बात करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।